हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर अमित गुप्ता। आज आप सभी को ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंतर्गत ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी को डिस्कस करने से सबसे पहले हम हमारा जो बॉडी है वो किन किन लेवल पर मिल करके बना हुआ है, हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? हम आज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं कि जो हमारी बॉडी है वो कौन कौन से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से मिल करके बना हुआ है। उसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी बॉडी जो है ये केमिकल लेवल, किसकी बात करते हैं? केमिकल लेवल, केमिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से बना हुआ है। अब केमिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम सबसे पहले देखते हैं कि केमिकल यानी कि कुछ केमिकल एलिमेंट से हमारी बॉडी का निर्माण हुआ है। वो केमिकल ऑर्गेनिज्म या केमिकल मॉलिक्यूलर या केमिकल एटम्स कौन कौन से हैं, केमिकल एटम्स कौन कौन से हैं, तो आपको हम बता दें कि वो केमिकल एटम्स जो हैं वो क्या क्या हैं। आपके कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है, इन सब चीजों से, आयरन है, इन सब चीजों से, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, इन सब चीजों से हमारे बॉडी का निर्माण हुआ है। इसी तरीके से मॉलिक्यूलर लेवल, दूसरा लेवल जो आता है उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर लेवल। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूलर लेवल की जब बात करते हैं तो हम यही एटम्स जो है वो ज्वाइंट हो करके, यही एटम ज्वाइंट हो करके, ये ज्वाइंट हो करके क्या फॉर्म कर रहे हैं? ये ज्वाइंट होकर टुगेदर टुगेदर ज्वाइंट होकर के ये मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। और मॉलिक्यूलर लेवल पर हम आगे हम जब अब किस क्या क्या मॉलिक्यूल्स बन रहा है, जैसे आपका डीएनए हो गया, डीएनए का मॉलिक्यूल्स बन रहा है, आरएनए का मॉलिक्यूल्स है, प्रोटीन का मॉलिक्यूल्स है, प्रोटीन का मॉलिक्यूल्स है, ये सारे मॉलिक्यूल्स का निर्माण कर रहे हैं। इसी क्रम में आगे हम तीसरे सेलुलर लेवल की बात करते हैं, सेल के लेवल की बात करते हैं, सेलुलर लेवल की बात करते हैं। ठीक है, सेलुलर लेवल मतलब कि आप जानते हैं कि सेल क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। सेल को, कोशिका को हम क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी, कोशिका को कहते हैं। और हमारी जो है शरीर जो है में सूक्ष्म 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 तत्वों से यानी कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आयरन, पोटेशियम, इन सब चीजों से, इन सब के मॉलिक्यूल्स जुड़ करके मॉलिक्यूल डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, इन सारे मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं। और ये सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं आपको प्रोटीन के रूप में और आरएनए के रूप में, डीएनए के रूप में ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में दिखाई पड़ रहे हैं। इसके आगे हम सेलुलर लेवल की बात जब करते हैं तो सेलुलर लेवल क्या, हमने कहा सेल जो है स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी है। और हम सेल सबसे छोटी कह सकते हैं कोशिका इकाई है, छोटी इकाई है। और सेल के अंदर, सेल एक कोशिका, कोशिका की बात करते हैं, एक सेल की बात करते हैं, तो इस सेल के अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेल्स भी पाए जाते हैं। और उन स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेल को हम क्या क्या बोलते हैं? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गाल्गी बॉडी है, राइबोसोम्स है, लाइसोसोम्स है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। उसके अंदर तमाम माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट, ये सब सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। और न्यूक्लियस है, इसकी बाहरी वाल में जो ये जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, क्या क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिर जब सेल की बात करें तो तमाम कोशिकाओं, अब यहाँ पे सेलुलर लेवल से हो गया, और चौथा लेवल जो आपका आएगा इसको बोलते हैं, तमाम कोशिकाओं के समूह को क्या बोलते हैं? ऊतक बोल देते हैं, यानी कि टिश्यू। टिश्यू, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पे जो आ जाएगा टिश्यू लेवल आ जाएगा। कौन सा लेवल आएगा? टिश्यू लेवल पे। ठीक है, और फिर अगला पांचवा लेवल की बात हम करते हैं जिसको हम बोलते हैं ऑर्गन लेवल। अब टिश्यू लेवल, जैसे कि तमाम कोशिकाएं ज्वाइंट होकर के एक फॉर्म कर ले रही हैं, टिश्यू का निर्माण कर रही हैं, इसी तरीके से जो और टिश्यू जो है उनके का निर्माण कर रहा है वो ऑर्गन का निर्माण कर रहा है। यहाँ पर ऑर्गन लेवल्स आ जाएंगे। आपके ऑर्गन क्या क्या है? जैसे आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हो गए, आपके एंडोक्राइन ऑर्गन्स हो गए, आपके जो है क्या बोलते हैं डाइजेस्टिव ऑर्गन हो गए, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हो गए, ये सारे ऑर्गन्स हो गए। ठीक है, और फिर इसके बाद आपका एक ऑर्गन का सिस्टम, तो ऑर्गन सिस्टम लेवल हो जाएगा यहाँ पर ऑर्गन
सिस्टम, आर्गन सिस्टम लेवल का निर्माण हो जाएगा, आर्गन सिस्टम। और आर्गन सिस्टम के बाद आपकी जो है ये होल बॉडी होती है। आर्गन सिस्टम के बाद आपकी होल बॉडी, ह्यूमन बॉडी जिसको बोलते हैं, पूरा एक ह्यूमन बॉडी, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म लेवल पे, और ऑर्गेनिज्म लेवल पे पूरी बॉडी हमारी जो है वो फंक्शन कर रही है। और फंक्शन क्या, प्रॉपर फंक्शनिंग, यानी कि पूरी बॉडी कंजुगेट होकर के संयुक्त रूप से हमारी बॉडी के डिफरेंट जो पार्ट है, लाइक रेस्पिरेटरी सिस्टम चाहे हुआ, डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ, एंडोक्राइन सिस्टम हुआ, सारा सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हुआ, सारे सिस्टम मिलकर के टुगेदर फॉर्म हो रहे हैं और एक वर्क, पूरी बॉडी एक तरीके से पूरे प्रॉपर फंक्शन कर रही है। तो इसी क्रम में सबसे पहले बेटा हम आप सबको सेल के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। कोशिका, जैसे कि अभी यहाँ पर हमने सेलुलर लेवल को देखा, तो सेल में हमने सबसे पहले बताया कि सेल किसे कहते हैं, तो सेल आर स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। अगर ये एक साथ में फॉर्म होते हैं तो टिश्यू का निर्माण करते हैं, ठीक है। आगे सेल जो है ये कंसिस्ट होती है किससे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, किससे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कंसिस्ट होती है, मिलकर के बनी होती है। और सेल के अंदर यानी कि कौन कौन सा जो ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं उसको हमने बताया, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गाल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, ये सारी चीजें पाई जाती हैं। सबसे पहले हम आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस करते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है क्या चीज, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है क्या चीज। देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये आउटर प्रोटेक्टिंग कवरिंग है, क्या है, आउटर प्रोटेक्टिंग कवरिंग, कवरिंग ऑफ सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आउटर प्रोटेक्टिंग कवरिंग ऑफ द सेल्स। आउटर प्रोटेक्टिंग मतलब बाहर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो क्या कर रही है, सुरक्षा दे रही है। किसको सुरक्षा दे रही है, किसी सेल को सुरक्षा दे रही है, कोशिका को सुरक्षा दे रही है। जैसे आप घर में रहते हैं तो घर के चारों तरफ क्या है, दीवारें आपको सुरक्षा प्रदान करती हैं, ठीक, किसी से डरने से कोई जानवर ना आने पाए, किसी का घर उधर बगल में है, खेत है, किसी तरीके से आपको सुरक्षा देने के लिए एक आवरण की जरूरत होती है। आपको ठंड से बचने के लिए एक आवरण की जरूरत होती है, और वो आवरण क्या है, आपका कपड़ा है, आप ठंडी के कपड़े पहने हुए। उसी तरीके से इस कोशिका को सुरक्षित रखने के लिए, सेल के अंदर इंटरनल ऑर्गन्स को सुरक्षित रखने के लिए वही चीज अंदर जाएंगे जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन चाहेगी। गेट का चौकीदार उसी को एंट्री करता है जो, जिसको वो जानता है कि नहीं यही ये पर्सन यहीं पे रहने वाला है। आप किसी कॉम्प्लेक्स में जाइए, देखिए तो पता चलता है कि वो व्यक्ति, उसी को एंट्री मिलेगा जहां पर चौकीदार बैठा, आप गेट पास दिखाइए, हाँ ठीक है, आप ये व्यक्ति जेन्युइन है और ये जा सकता है। तो मतलब सेलेक्टिव एंट्री इसके माध्यम से होगी, इसके माध्यम से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के माध्यम से आपके सेलेक्टिव मेम्ब्रेन होगी। अब हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये दो चीजों से मिलकर बनी है। नंबर एक है फास्फोलिपिड और दूसरा है प्रोटीन। इसका फास्फोलिपिड, लिपिड्स एंड प्रोटीन, प्रोटीन मालिक्यूल, यानी कि फास्फोलिपिड एंड प्रोटीन मालिक्यूल से, दो चीजों से मिलकर के ये दो लेयर से बना हुआ है प्रोटीन फास्फोलिपिड, PLP, प्रोटीन लिपिड प्रोटीन, ये मालिक्यूल ये लेयर में बना हुआ है। और इन लेयर के अंदर जो है आपका क्या धसा होता है, इसके अंदर में क्या धसा हुआ होता है, इसके अंदर में जो धसा हुआ होता है वो है शुगर मॉलिक्यूल्स। इसके अंदर क्या एम्बेडेड, इसके अंदर एम्बेडेड होता है, एम्बेडेड है शुगर मॉलिक्यूल्स। शुगर के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं इसके अंदर जो है वो धसे हुए होते हैं, शुगर के मॉलिक्यूल्स इसके अंदर में धसे हुए होते हैं, ठीक है, ओके। अब आपका जो फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स है, उस जो फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स है वो जो है उसके पास एक हेड होता है। फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स के अंदर में एक हेड है और इसका एक टेल वाला पोर्शन है, इस तरीके से बना हुआ है, एक हेड है और एक टेल है। जो इसका हेड वाला पोर्शन है, जो हेड वाला पोर्शन है वो मॉलिक्यूल जो होता है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रिकली चार्ज है, ठीक है, इलेक्ट्रिकली चार्ज है और हाइड्रोफिलिक नेचर का है, इलेक्ट्रिकली चार्ज और
हाइड्रोफिलिक नेचर का है। और इसी तरीके से अगर हम किसकी बात कर रहे थे, फास्फोलिपिड की, लेकिन हम प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की जब बात करते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो दूसरा मिलेगा, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो दूसरा मिलेगा आपको। सबसे पहले हम फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स एक हेड रखता है और इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है और हाइड्रोफिलिक होता है, यानी कि ये जो है इलेक्ट्रिकली चार्ज है एंड हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक। इसी के साथ साथ जो इसका टेल वाला पोर्शन है, ये देखिए इसका जो टेल वाला पोर्शन है वो क्या है, ये जो है इलेक्ट्रिकली चार्ज, नो चार्ज, नो इलेक्ट्रिकली चार्ज, नो चार्ज, नो चार्ज है। और ये क्या है, हाइड्रोफोबिक है। ये क्या है, हाइड्रोफोबिक नेचर का है, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक नेचर का है। ओके, अब आगे देखते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या है। देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जैसा हमने बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी जो है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये आउटर कवरिंग है, आउटर कवरिंग ऑफ द सेल, आउटर कवरिंग ऑफ द सेल ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये क्या करती है, ये जो बाहर का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, बाहर का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है और ये अंदर में इंटरनल एनवायरनमेंट है। तो एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट के बीच में, एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट के बीच में ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहां हो रही है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और इंटरनल एनवायरनमेंट के, इन दोनों के बीच में एक सेलेक्टिव बैरियर का काम कर रही है। किसकी बात कर रही है, सेलेक्टिव, सेलेक्टिव बैरियर। सेलेक्टिव बैरियर मतलब है कि एक अवरोध का काम कर रही है, सेलेक्टिव बैरियर का काम कर रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक सेलेक्टिव बैरियर का ये काम कर रही है, यानी कि ये जो है सेलेक्टिव बैरियर का कार्य कर रही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आगे फिर क्या कर रही है, आगे ये सेलेक्टिव एंट्री भी करवाती है। सेलेक्टिव एंट्री मतलब उन्हीं चीजों को एंट्री देगी जिन चीज को इसको जाने की जरूरत होगी। मतलब कि इट हैज a property of selective barrier and it allow also those substances which are permeable to the cell, या फिर जो आउट ऑफ सेल से इन द सेल की तरफ जाना चाहते हैं सबको नहीं भेजेगी, जो सेलेक्टिव चीजें होंगी उन्हीं चीजों को ये भेजेगी। आगे फिर इसी क्रम में हम देखते हैं कि साइटोप्लाज्म क्या होता है। क्या होता है, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म बेटा, साइटोप्लाज्म कंटेन ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द, क्या है, ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रेजेंट बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब कि साइटोप्लाज्म कंटेन ऑल सेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। यानी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और आपका ये हमने बताया न्यूक्लियस है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो अब इसके अंदर जो सब्सटेंसेस पाए जाएंगे उसको हम क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। और इसके अंदर फ्लूइड होता है जिसको बोलते हैं साइटोसॉल। ठीक, अब आपको कंफर्म हो गया होगा साइटोप्लाज्म क्या है और साइटोसॉल क्या है। साइटोप्लाज्म जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोल देते हैं कि साइटोप्लाज्म है। और साइटोप्लाज्म जो है, जो सेल के ऑर्गेनेल्स हैं वो किसमें सस्पेंडेड होते हैं, साइटोसॉल में, यानी कोशिका की द्रव्य में। ठीक है, कोशिका द्रव्य में वो तैरते रहते हैं। ओके, कोशिका द्रव्य में ये तैरते रहते हैं। अब हम आगे न्यूक्लियस के बारे में बात करते हैं कि न्यूक्लियस किसे कहते हैं। न्यूक्लियस देखिए लार्जेस्ट ऑर्गेनेल है जो कंटेन होता है एक न्यूक्लियर एनवेलप में। न्यूक्लियस इसके अंदर में है और ये देखिए न्यूक्लियर एनवेलप है, एक लिफाफे में अंदर में बंद है। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियस सेल या फिर कह सकते हैं मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियस सेल कंटेन जो है ये मेच्योर जो है रेड ब्लड सेल्स, कुछ जो है छोड़ करके, जैसे स्केलेटल मसल्स एग्जांपल के लिए हम छोड़ करके यहाँ पर, और इसके अंदर जो है क्रोमैटिन और डीएनए ये सारा चीज पाया जाता है। न्यूक्लियर क्रोमैटिन और क्या बोलते हैं डीएनए, ये सारी चीजें पाई जाती हैं। ठीक है, आगे फिर हम देखते हैं
जो सेल के ऑर्गेनेल्स हैं माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कस करते हैं। सेल का पहला ऑर्गेनेल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में पाया जाता है उसको बोलते हैं, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, यानी कोशिका का पावर ग्रह कहते हैं। और ये माइटोकॉन्ड्रिया आपका एरोबिक यानी अवायवीय, एरोबिक यानी कि वायवीय श्वसन के लिए जिम्मेदार होता है, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए जिम्मेदार होता है। तो यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। ठीक है। और क्या होगा? दूसरा चीज यह है केमिकल एक्सचेंज के माध्यम से एटीपी थ्रू केमिकल एक्सचेंज, मतलब कि इसके अंदर एनर्जी का प्रोडक्शन होता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके। अब माइटोकॉन्ड्रिया की जो वाल होती है, माइटोकॉन्ड्रिया अपने आप में एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है। और माइटोकॉन्ड्रिया को आपने देखा होगा, इंटर से आप पढ़ते चले आए कि माइटोकॉन्ड्रिया की वाल जो है ये 2 लेयर से मिलकर के बनी हुई है। कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको माइटोकॉन्ड्रिया का मिल जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का मिल जाता है। ये आपका आउटर वाल हो गया, और ये आपका हो गया इनर वाल। क्या हो गया? इनर वाल ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। आउटर वाल ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया आपकी दिख रही है, और इनर वाल जो माइटोकॉन्ड्रिया की है ये कुछ फोल्डिंग्स बनाती है, और उन फोल्डिंग्स को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उन फोल्डिंग को हम क्रिस्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। ये है क्रिस्टी। और इन्हीं क्रिस्टी पर ऑक्सीसोम्स होते हैं, और जो कि रेस्पिरेशन के लिए रिस्पांसिबल होते हैं, जो कि रेस्पिरेशन के लिए रिस्पांसिबल हो रहे हैं। ओके। चलिए आगे फिर क्या हो गया कि आपको मैंने बताया माइटोकॉन्ड्रियल वाल जो है ये कंसिस्ट ऑफ मेम्ब्रेन, 2 मेम्ब्रेन। आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो होती है वो आउटर वाली बाहर वाली है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन फोल्डिंग बना रही है, और फोल्डिंग जो है क्रिस्टी बना रही है। ये सारी चीजें आगे फिर हम दूसरा राइबोसोम्स को डिस्कस करते हैं। राइबोसोम्स क्या है? राइबोसोम बताया आपको ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर है जो कि डीएनए और प्रोटीन से मिलकर के बना हुआ होता है। क्या राइबोसोम्स क्या है? राइबोसोम्स किससे मिलकर बना हुआ है? डीएनए और प्लस प्रोटीन से मिलकर के, डीएनए प्लस प्रोटीन से मिलकर के बना हुआ है। किससे मिलकर बना हुआ है? डीएनए और प्रोटीन से मिलकर के क्या बना हुआ है? ये राइबोसोम्स। और ये क्या करता है? ये साइड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, साइड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस का यहां पर काम होता है। ठीक है। तो दीज आर ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर कंटेनिंग प्रोटीन, दीज आर द ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर प्रोटीन कंटेनिंग प्रोटीन एंड साइट फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिंथेसाइज प्रोटीन यूजिंग आरएनए। और आरएनए को यूज करके ये प्रोटीन का क्या करती है? प्रोटीन का संश्लेषण करती है, प्रोटीन का संश्लेषण का काम करती है। ओके। फिर राइबोसोम्स, कुछ राइबोसोम्स जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं, वो माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। उन प्रोटीन जो उनके थ्रू जो प्रोटीन का निर्माण होता है, जो सिंथेसिस होता है, उसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन। उनको क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन। ओके। आगे फिर हम देखते हैं इसी क्रम में तीसरा पार्ट जिसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे पता है अंतःस्रावी द्रव्य, अंतःस्रावी ग्रंथियां जिसको बोल सकते हैं, जो सॉरी अंतःस्रावी कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतः कुछ हिंदी इसका है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंतःस्रावी कुछ ग्लैंड्स होती है रेटिकुलम टाइप के, जो ट्यूबुल्स टाइप का स्ट्रक्चर होता है। आप देखिए क्या होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये इंटरकनेक्टेड मेम्ब्रेनस कैनाल्स होते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट हुए कुछ मेम्ब्रेन ऐसे जैसे इंटरकनेक्टेड है लेकिन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है। ये देखिए कैनाल का स्ट्रक्चर है लेकिन एक दूसरे से जुड़ा हुआ स्ट्रक्चर है।
इस टाइप का कैनाल नुमा स्ट्रक्चर एक दूसरे से जुड़ा हुआ, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ए सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टेड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इन द साइटोप्लाज्म में पाने जाने वाला, और ये कहाँ पाया जाता है, ये एक्सटेंड होता है कहाँ से, ये न्यूक्लियस के इन्वेलप से, एक्सटेंड हो करके और ऊपर की तरफ कुछ इस तरीके से आप देख लीजिए, इस तरीके से कुछ इस तरीके से यहाँ से अटैच हो करके कुछ इस तरीके से न्यूक्लियस में, ये आप देखेंगे फिगर में, इस तरह के कुछ जो है ये आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाएगा। ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कि आपके जो न्यूक्लियस के एनवलप है, न्यूक्लियर एनवलप यहाँ से एक्सटेंड होकर के ये इसको बोलते हैं ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को आपने जाना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप से होते हैं, एक तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा क्या होगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो आपका राइबोसोम्स है वो अटैच अगर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से है, राइबोसोम्स आर अटैच टू द क्या, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम्स जो होते हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के वाल से जो है वो अटैच होते हैं। राइबोसोम्स जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के वाल से अटैच होते हैं। राइबोसोम्स किसके वाल से अटैच हो रहे हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के वाल से अटैच होते हैं और क्या देते हैं, साइट फॉर प्रोटीन का निर्माण के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस, इट इज रिस्पांसिबल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, यानी एक जगह देते हैं, स्थान देते हैं प्रोटीन के संश्लेषण के लिए। लेकिन जो राइबोसोम्स वाल से अटैच नहीं होते हैं वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और वो क्या करवाते हैं, वो लिपिड, स्टीरॉयड, इन सब का जो है क्या करते हैं, लिपिड का और स्टीरॉयड का और डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ सम ड्रग्स एंड डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ सम ड्रग्स, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो राइबोसोम्स अटैच नहीं होते हैं वो क्या करवाते हैं, वो फैट का और स्टीरॉयड का और कुछ ड्रग्स का डिटॉक्सिफिकेशन करवाते हैं। इसी क्रम में आगे हम बढ़ते हैं, तीसरा नहीं चौथा, पांचवा, चौथा 1 2 3 4, हाँ 4, गाल्गी अपरेटस यानी कि गाल्गी बॉडी के बारे में। गाल्गी बॉडी क्या होता है, गाल्गी बॉडी जो है आपका apparatus की ग्रुप ऑफ सेल्स है, ग्रुप ऑफ फ्लैटेंड फोल्डेड सेल्स, ग्रुप ऑफ फ्लैटेंड फोल्डेड सेल्स है गाल्गी बॉडी, जिसका एंड जो होता है वो बल्जेस होगा। ये भी फ्लैटेंड है लेकिन इसका ग्रुप जो एंड होगा, ये देखिए लास्ट में जो होगा ये ऐसे कुछ बल्ज यानी उभरा हुआ होगा, चपटे तरीके से ये भी है, लेकिन लास्ट वाला यानी कि जो ग्रुप में भी पाए जाएंगे, लेकिन ये जो उसका क्या बोलते हैं, बल इंड जो होगा, इंड जो आखिरी भाग होगा वो जो है बल्जेस होगा यानी कुछ उभरा हुआ होगा। और क्या होता है, इट इज फाउंड इन ऑल सेल, सभी सेल्स में, सभी कोशिकाओं में ये पाया जाता है। और प्रोटीन मूव फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू द गाल्गी apparatus, they are packed into nucleus called vesicles, और इन्हीं वेसिकल्स को हम सिक्रीटरी वेसिकल्स कहते हैं। इसके साथ इन्हीं वेसिकल्स को क्या कहते हैं, हम सिक्रीटरी वेसिकल्स या सिक्रीटरी सेल्स भी बोलते हैं। अब आगे हम देखते हैं लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स किसे कहते हैं, लाइसोसोम्स जो है इनको हम आत्महत्या की थैली के नाम से या सुसाइडल बैग के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो स्मॉल सिक्रीटरी वेसिकल्स अभी हमने बताया, यही दे आर स्मॉल सिक्रीटरी वेसिकल्स फॉर्म्ड बाय गाल्गी बॉडी या गाल्गी apparatus के द्वारा जो स्मॉल छोटे सिक्रीटरी वेसिकल्स बनाए जाते हैं वही लाइसोसोम्स होते हैं। और इसमें डिफरेंट टाइप के लाइसोसोमल एंजाइम पाए जाते हैं, और लाइसोसोमल एंजाइम का क्या काम है, किल द माइक्रोब्स को किल करना यानी कि डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया। और ये जो है
के अंदर का जो पीएच होता है वो 5 होता है, हाईली एसिडिक है और अपनी एसिडिक क्या प्रॉपर्टी के कारण से वो माइक्रोब्स को क्या कर देता है, किल कर देता है, मार देता है। यानी कि लाइसोसोम जो है डिस्ट्रॉय फॉरेन मटेरियल सच एज द माइक्रोब्स को क्या कर देता है, किल कर देता है। ओके, अब आगे हम बताते हैं कि इसके बाद साइटोस्केलेटन क्या होता है। साइटोस्केलेटन जैसा नाम सुने, सेल के अंदर जो स्केलेटन कुछ पाए जाते हैं वो प्रोटीन के फाइबर्स होते हैं, वो कई होते हैं, जैसे माइक्रोफिलामेंट है, माइक्रोट्यूब्यूल्स है और सेंट्रोसोम्स है, ये सारे चीज पाए सेल के और एक्सटेंशंस हैं। माइक्रोफिलामेंट जो है ये प्रोटीन के फाइबर्स होते हैं और ये क्या करते हैं, ये प्रोटीन यानी कि सेल्स को जो है वो स्ट्रक्चर को, सेल के पूरे स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ प्रदान करते हैं, सपोर्ट करते हैं। इसी तरीके से जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो भी प्रोटीन के फाइबर होते हैं, ये क्या करते हैं, ये इन्वॉल्व मूवमेंट को इन्वॉल्व करने में मदद करते हैं, यानी कि सेल के मूवमेंट को मूवमेंट सेल में मूवमेंट जो है, जो सेलुलर मूवमेंट होता है उसमें, उसके लिए जो सेलुलर ऑर्गेनिज्म या सेलुलर ऑर्गेनेल्स के अंदर जो सेल के ऑर्गेनल्स का मूवमेंट होता है उसके लिए रिस्पांसिबल होता है। और क्या होता है कि सेल डिवीजन के समय जो क्रोमोसोम्स इधर से उधर जाता है, दो भाग में बढ़ जाता है, इधर से दो सिरे पे चला जाता है, उस तरीके उस काम के लिए भी ये, उस कार्य के लिए भी रिस्पांसिबल होता है। आगे सेंट्रोसोम्स क्या है, सेंट्रोसोम्स एक पेयर ऑफ सेंट्रियोल से मिलकर के बना हुआ है और ये जो है क्लस्टर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर के बना हुआ है। इसका इंपॉर्टेंट रोल क्या है, इसका इंपॉर्टेंट रोल सेल डिवीजन है, इसका इंपॉर्टेंट रोल सेल डिवीजन है। तो आपको इसी क्रम में हमने बताया कि आपको सेल के बारे में, सेल का जो लेवल है